जय हिंद साथियों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं कि पिछले कई वर्षों में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी से पूछ रहा है कि किसी लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो यह कैसा लेंस होगा। ए 25 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा, या बी 2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा, या सी 4 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा, या डी 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा। साथियों, यह प्रश्न आपको बहुत बार रिपीट किया गया है। आप यह प्रश्न को कितनी बार पढ़े होंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। बोर्ड एग्जाम में 9, 10, 11, 12 में सभी के सभी में यह प्रश्न को रिपीटेड किया जाता है और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक में भी पूछा गया है। तो चलिए आप सभी को बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। किसी लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो वो कैसा लेंस होगा, आप सभी को बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है लेंस की क्षमता, लेंस की पावर पूछ रहा है, तो P बराबर जो हो जाएगा वो होगा 1/f। तो 1/f लेंस की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी का जो मान है 1/4। अब हमसे पूछ रहा है कि मीटर में निकालने के लिए, तो मीटर में निकालने के लिए हमको 100 से सेंटीमीटर में निकालने के लिए हमसे पूछ रहा है, तो मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 100 से अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं तो वो जो मान आ जाएगा वो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यह जो आएगा वो 25 सेंटीमीटर जो आएगा वो अवतल लेंस का आएगा। तो सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 3 कि इनमें से कोई नहीं किसी अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। साथियों, आपको बताना है कि अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी। तो अवतल दर्पण को हम बना लेते हैं। पहले अवतल दर्पण यह बना लिए, इसकी कलाई कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक अक्ष घिस दिए हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि वक्रता केंद्र, मतलब यहाँ पर सी रख देते हैं और यहाँ पर फोकस, यहाँ पर एफ रख देते हैं। ठीक है, और इसके बीच में वस्तु को रखते हैं, उस तक वस्तु को रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यहाँ से यह टकराएगी, यहाँ से यह टकराएगी, तो यह पुनः वापस जाएगी, वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी वक्रता केंद्र के इधर, वो जो आएगी वो वक्रता केंद्र की ओर जाएगी। तो वो जो बनेगी वास्तविकता वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगी, वो जो होगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगी। तो सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सवाल नंबर 4 आपसे पूछ रहा है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है और यह रिपीटेड प्रश्न है। मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली बात है कि यह रिपीटेड प्रश्न है और यह सभी आपने लगातार बोर्ड के एग्जाम में 9th 10th में यह पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि मनुष्य को सुनाई देने वाली ध्वनि तरंग के मिनिमम सीमा और मैक्सिमम सीमा कितनी है। आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसके सीमा के अंतर्गत आती है मनुष्य को सुनाई देने वाली ध्वनि का तरंग। ए 0 से इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 0 से 1 लाख हर्ट्ज तक, या बी 0 से 50 हर्ट्ज तक, या सी 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, या डी 5 से 20 लाख हर्ट्ज तक। साथियों, आप सभी जानते हैं कि मनुष्य को सुनाई देने वाली जो तरंगे हैं वो जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के बराबर सुन सकती है। मतलब मिनिमम 20 हर्ट्ज और मैक्सिमम जो है वो 20,000 हर्ट्ज तक के अंतर्गत में अगर आएगी तो वो मनुष्य वो है वो ध्वनि को सुन सकता है। तो सवाल नंबर 4 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 5 कि एक शांत जलाशय में प्लास्टिक की नाव पलायन कर रही है। अब यदि पत्थर का एक टुकड़ा फेंककर पानी की विक्षोभ उत्पन्न किया जाए तो नाव में क्या हरकत होगी। ए आगे भाग जाएगी, या बी पीछे हटेगी, या सी उछलकर हवा में ऊपर चली जाएगी, या डी अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे होगी। साथियों, यह जो है ये आपके बचपन को याद दिलाती है। मतलब आपने अगर स्कूलों में अगर आपने पढ़ा है, कोचिंग संस्थान में अगर आपने पढ़ा है, तो बारिश जब होती रही होगी तो आपने क्या करता था कि कागज़ के नाव बनाकर उसको छोड़ देते थे। ठीक है, और उसके बाद कटर से या पेंसिल से या ये कागज़ के टुकड़े से उसको मारते थे कि भागे, तो वहाँ पर उसके
पानी के टकराव में अगर आप मारते तो वहाँ पर टुकड़ा को फेंकते थे तो उसमें क्या होता था कि जहाँ पर नाव रहता था ना तो नाव हिलने लगता था, नाव जो है आगे पीछे होने लगता था। तो सवाल नंबर 5 जो है वही पूछ रहा है कि अगर शांत जलाशय में प्लास्टिक की नाव को अगर हम छोड़ते हैं तो पत्थर का अगर टुकड़ा फेंकने पर उसमें क्या उत्पन्न होगा, तो वो जो होगा वो आगे पीछे या ऊपर नीचे करने लगेगा। तो सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब हो जाएगा वो अपने ही स्थान पर रहेगा और ऊपर नीचे करने लगेगा। तो सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न काफी खूबसूरत प्रश्न है और बहुत साधारण प्रश्न है। कह रहा है कि रेल की पटरी किस धातु की बनी होती है। साथियों यह जो प्रश्न है बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है और बहुत ही इजी भी प्रश्न है। आपसे पूछ रहा है कि रेल की पटरी किस धातु की बनी होती है, या रेल की ब्रिज किस धातु की बनी होती है, या रेलवे पुल किस धातु की बनी होती है। इस तरह के आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप इसमें कौन सा सही जवाब बताइएगा, ए इस्पात, या बी तांबा, या सी पिटवे लोहा, या डी ढलवे लोहा। सवाल नंबर 6 को 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको सही सही जवाब बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। रेल की पटरी की धातु की बनी होती है, आपको बताना है कि रेल की पटरी कौन सी धातु की बनी होती है। तो साथियों आप सभी जानते हैं कि रेल की जो पटरी होती है वो इस्पात से बनी होती है। रेल की जो पटरी होती है वो इस्पात की धातु से बनी होती है। रेलवे ब्रिज होती है, रेलवे जो पुल होती है वो सभी इस्पात की धातु से बनी होती है। तो सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 7 कि कमानीदार घड़ी में कौन सी संचित ऊर्जा रहती है, ए गतिज ऊर्जा, या बी रासायनिक ऊर्जा, या सी विद्युत ऊर्जा, या डी स्थितिज ऊर्जा। तो साथियों आप सभी जानते हैं कि पहले के जो जमाने में जो घड़ियां होती थी तो उसमें सुइयां नहीं होती थी। पहले के ज़माना में जो घड़ियां होती थी उसमें सुइयां नहीं होती थी, उसको चाबी से घुमाना पड़ता था, मतलब वो स्थिर रहती थी और उसको चाबी से घुमाना पड़ता था। तो वही पूछ रहा है कि पहले के ज़माना मतलब कमानीदार घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती थी, उसमें जो ऊर्जा संचित रहती है वो स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। तो सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब होगा वो होगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि विराम की स्थिति से प्रारंभ कर एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से गमन कर रही है तो 5 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगी, ए 10 मीटर, या बी 30 मीटर, या सी 25 मीटर, या डी 5 मीटर। साथियों आप सभी को बताना है कि अगर विराम की स्थिति से प्रारंभ कर एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से गमन कर रही है तो 5 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर वस्तु की जो है त्वरण जो है वहाँ पर दी हुई है 2 मीटर, मतलब आपके टी जो है टी आपका 5 सेकेंड है। ठीक है, टी जो आपका दिया हुआ है वो 5 सेकेंड है, और आपका ए त्वरण जो दिया हुआ है वो 2 मीटर प्रति सेकेंड है। वो जो दिया हुआ है त्वरण वो 2 मीटर प्रति सेकेंड है। और आपसे पूछ रहा है एस पूछ रहा है, मतलब सेकेंड आपसे पूछ रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो एस बराबर जो फॉर्मूला जो होगा आपका वो होगा यू टी। एस बराबर जो फॉर्मूला आपका होगा वो होगा यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो UT का जो मान है वो 0 है, अब प्लस 1/2 A का जो मान है, A का मान है 2, और T का जो मान है वो है 5 सेकेंड का स्क्वायर, मतलब 25 मान लिख देते हैं। 5 का स्क्वायर मतलब T का स्क्वायर, तो वो 5 का स्क्वायर 25 लिख देते हैं। तो 2 को 2 से काट देते हैं तो वो जो मान आपका आ जाएगा वो 25 मीटर आ जाएगा। तो सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी 25 मीटर। ठीक है, चलिए अब अगला नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आपसे पूछ रहा है, सवाल नंबर 9 कि समान द्रव्यमान के 2 पिंडों का वेग क्रमशः v तथा 3v हो तो उनकी गतिज ऊर्जा का अनुमान होगा। साथियों बहुत ही सरल प्रश्न है। कह रहा है कि समान द्रव्यमान के 2 पिंड दिए गए हैं, मतलब एक मास जो दिया गया है वो m1 है और एक मास जो दिया गया है वह m2 है। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि द्रव्यमान कितना कितना है, तो हम मान लेते हैं m1 और m2। और यहाँ पर दिया गया है कि वेग, मतलब वेग जो है 1 वोल्ट है, मतलब 1 वोल्ट है, और 1 वोल्ट और एक वेग है जो है वो 3 वोल्ट है, वो जो है वो 3 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछ रहा है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर जो होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है K.E, मतलब काइनेटिक एनर्जी को हम
के ई से दर्शाते हैं तो वो होगा 1/2 mv²। ये जो होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv²। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा जो पहला ये यहाँ पर दो मान पूछा जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी 1 बराबर यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर मान लीजिए 1/2 m1 का जो मान है वो कुछ नहीं दिया गया है, और v का जो मान है वो कितना दिया गया है, वो 1 दिया गया है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं, और इसके नीचे, इसके जस्ट नीचे 1/2 m2 का मान नहीं दिया हुआ है, अब v का जो मान है वो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 m1 और m1 यहाँ से जो है m2 का, ये दोनों कट जाएगा, तो वो जो मान जो आएगा आपका वो जो आएगा वो आएगा 1/9 इक्वलिटी आएगा। तो इसको हम रेशियो में करेंगे तो वो जो आएगा 1:9 आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, यह तो बहुत ही ज़्यादा इजी है और रिपीटेड क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है कि न्यूटन किसका मात्रक है। चलिए आपको बताना है, ए बल, बी कार्य, या सी त्वरण, या डी आघूर्ण। साथियों साधारण प्रश्न है, आपको इसमें अचूक नहीं होना है, इसमें मिस्टेक नहीं करना है, गलती करना नहीं है। न्यूटन किसका मात्रक है, तो आप सभी जानते हैं कि फोर्स का ऐसा यूनिट जो है वो न्यूटन है। कार्य जो है जूल का हो जाएगा, त्वरण जो है, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सवाल नंबर 11, बहुत ही साधारण प्रश्न ये भी है, हलवा टाइप का प्रश्न है। 5 और 20 मात्रक वाले दो सदिशों के परिणामी सदिश का न्यूनतम मान क्या होगा। ए 25 मात्रक, या बी 100 मात्रक, या सी 20 मात्रक, या डी 15 मात्रक। साथियों यहाँ पर आपसे न्यूनतम मात्रक पूछा जा रहा है, मतलब न्यूनतम का मतलब हो जाता है माइनस, न्यूनतम का मतलब हो जाता है माइनस, और अधिकतम का मतलब हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पूछ रहा है 5 और 20 मात्रक वाले दो सदिश है, तो देखिए 20 और 5 का अगर माइनस न्यूनतम अगर करेंगे तो वो जो आपका मात्रक आएगा वो आएगा 15 मात्रक, वो जो आएगा आपका 15 मात्रक। तो सवाल नंबर 11 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 12 कि उस ताप को बताएं जो सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापी मापी के एक पाठ्यांक देते हैं। ए 40 डिग्री, या बी -140 डिग्री, या सी -40 डिग्री, या डी 21 डिग्री। साथियों आपको बताना है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमापी का टेम्परेचर जो है कब इक्वलिटी होता है, कब सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों का टेम्परेचर कब इक्वलिटी होता है। देखिए अगर -40 डिग्री में अगर आएगा ना सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, तो वो इक्वलिटी में आएगा, दोनों एक बराबर में हो जाएगा। तो सवाल नंबर 12 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 13 कि रेडियो तरंग का वेग होता है, रेडियो तरंग का वेग होता है ए 330 मीटर प्रति सेकेंड, या बी 30,000 मीटर प्रति सेकेंड, या सी 3 × 10⁻² मीटर प्रति सेकेंड, या डी 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड। तो साथियों आप सभी जानते हैं कि रेडियो तरंग का जो वेग होता है वो 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड के बराबर होता है। तो सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 14, किसी स्थान पर मुक्त रूप से लटकाए गए चुंबक के अक्ष में गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर समतल को, उस स्थान को हम क्या कहेंगे। ए चुंबकीय अक्ष, या बी चुंबकीय यामुत्तर, या सी भौगोलिक यामुत्तर, या डी चुंबकीय क्षेत्र। साथियों सवाल नंबर 14 आपसे पूछ रहा है कि किसी स्थान पर मुक्त रूप से, मतलब वो पूरा मुक्त रूप से है, उसमें कोई बाधित नहीं है, उसको लटका दिए गए हैं। मतलब एक चुंबक को अगर हम लटका दे रहे हैं, एक चुंबक को अगर हम लटका दे रहे हैं इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार लटका रहे हैं, तो उसके गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर, मतलब उसकी साइड से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर समतल को, उस स्थान को हम क्या कहेंगे। तो उस स्थान को जो हम कहेंगे वो चुंबकीय यामुत्तर कहेंगे। तो सवाल नंबर 14 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। सवाल नंबर 15 पूछ रहा है कि ध्रुवों का नमन कोण होगा। ए 0 डिग्री, बी 45 डिग्री, या सी 60 डिग्री, या डी 90 डिग्री। साथियों यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और यह आपका गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह बहुत बार पूछे गए प्रश्न है। आपसे पूछ रहा है कि ध्रुवों का नमन कोण होगा, सबसे कम का जो वो होगा वो 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 15 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। ये तो और इजी है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रश्न है कि डायनमो का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ए
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए, या बी चुंबकीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए, या सी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए, या डी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए। साथियों यह प्रश्न बहुत ही साधारण है, लेकिन इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ओवर स्मार्ट के कारण इसमें गलती कर बैठते हैं। ओवर स्मार्ट के कारण यह सभी जो सिंपल जो प्रश्न है इसमें गलती कर बैठते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डायनमो का प्रयोग किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह जो है यांत्रिक ऊर्जा को ना विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। डायनमो जो है वो डीसी को एसी में बदलने का परिवर्तन करता है। तो सवाल नंबर 16 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा। आपसे पूछ रहा है कि सबसे अधिक रेजिस्टेंस किसका होगा, ए 100 वाट बल्ब का, या बी 1000 वाट विद्युत 1000 वाट का विद्युत चूल्हा का, या सी 500 वाट का विद्युत प्रेस का, या डी 25 वाट का बल्ब का। तो देखिए प्रतिरोध का जो मान होता है ना वो सबसे कम रेजिस्टेंस वाले बल्ब में होते हैं, ठीक है ना, तो वाट में होते हैं। तो सवाल नंबर 17 का जो सही जवाब होगा वो होगा 25 वाट के बल्ब में सबसे अधिक मात्रा में प्रतिरोध पाए जाएंगे। तो सवाल नंबर 17 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 18 की 100 वाट का एक बल्ब 20 घंटे तक जलाया जाता है तो कितना यूनिट बिजली खर्च होगा, ए 20,000 यूनिट, या बी 20 यूनिट, या सी 2 यूनिट, या डी 5 यूनिट। साथियों आपसे पूछ रहा है यहाँ पर यूनिट पूछ रहा है कि 100 वाट का एक बल्ब 20 घंटा लगातार जलाएंगे तो कितना यूनिट खर्च होगा। तो वो जो हो जाएगा यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 1 kWh का मान क्या होगा, एक यूनिट का मान क्या होगा। तो देखिए 100 वाट का अगर हम एक बल्ब को अगर 20 घंटे जलाएंगे ना तो हम 100 वाट को हम 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो जो आपका मान आ जाएगा वो मान आ जाएगा 2000, वो आपका मान आ जाएगा 2000। और एक यूनिट में होता है 1000 किलोवाट घंटा, वो जो आएगा वो एक यूनिट में जो आएगा वो आएगा 1000, ठीक है। आपका जो 1000 आएगा तो इसको अगर हम 3 0 से 3 0 काटते हैं तो वो जो आपका यूनिट आएगा वो आएगा 2 यूनिट, ये जो आएगा आपका 2 यूनिट आएगा, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 18 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 20 की विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है। साथियों लगातार आपको हम बता रहे हैं कि एसआई यूनिट से आपको हर साल पूछे जाते हैं प्रश्न, और 2022 में अगर यह जो एग्जाम होने वाली है 30 जुलाई को, इसमें भी आपसे एसआई यूनिट पूछेगा। तो एसआई यूनिट से आप रट्टा मार लीजिए या आप पढ़ लीजिए, कैसे भी करके एसआई यूनिट को आप रट लीजिए, क्योंकि आपको यह आगे भी काम आएगा। आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में भी काम आएगा, आप 12th की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी काम आएगा, ठीक है ना। तो एसआई यूनिट आप याद कर लीजिए। आपको एसएससी के भी जनरल कंपटीशन में भी आपको ये एसआई यूनिट का काम आएगा, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि विद्युत आवेश की इकाई क्या होगा, वोल्ट, एम्पियर, ओम या कूलम। तो आप सभी जानते हैं कि विद्युत आवेश का जो एसआई यूनिट होगा वो होगा कूलम। वोल्ट जो है वो तो विभवांतर हो जाता है, एम्पियर विद्युत धारा का, ओम जो है प्रतिरोध का हो जाता है मान, ठीक है। तो यह रहा आपका टॉप 20 मोस्ट VVI प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। इसमें से 20 में से आप कितने प्रश्न सही किए हैं आप हमें जरूर कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपकी किस तरह के किस लेवल की तैयारी है वो हमें पता चल पाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।